नमस्कार। इस वीडियो में मैं संप्रेषण से संबंधित कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी, तो संप्रेषण शब्द के अर्थ, उसके प्रकार और उसकी प्रक्रिया पर बात की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं संप्रेषण में बाधक तत्वों के संबंध में कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहूँगा। जैसा कि हमने कहा था कि संप्रेषण दो प्रकार का है, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। दोनों में ही अलग अलग प्रकार के बाधक तत्व हो सकते हैं। इसी प्रकार संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने आपसे बात बताई थी कि इसमें हम मुख्य रूप से दो तत्व होते हैं, जो कि बोलने वाला या लिखने वाला अर्थात वक्ता या लेखक, जो अपनी बात कहना चाहता है, पहुंचाना चाहता है। और दूसरा तत्व इसमें होता है ग्राहक, जो श्रोता हो सकता है या पाठक हो सकता है, जो सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। ये दोनों अनिवार्य तत्व हैं। अब यदि हम आज के संदर्भ में बात करते हैं, तो बीच में कुछ माध्यम व साधन, जैसे इस समय मैं आपके साथ जो बात कर पा रहा हूँ वह अपने इस मोबाइल पर जो संदेश भेज रहा हूँ, ये एक साधन है। ऐसे रेडियो या टेलीविज़न आदि साधन हो सकते हैं। और असली और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, अर्थात वह संदेश, वह विषय वस्तु, वह कथ्य क्या है जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। इस संदर्भ में बाधक तत्व अलग अलग में हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मौखिक संप्रेषण में बाधक तत्वों की। इसमें जो वक्ता है, यदि वह किसी कारण से स्पष्ट नहीं बोल पाए, तो ऐसे में उसका जो कहा गया संदेश है वह श्रोता तक ठीक ठीक नहीं पहुंचेगा। वह शुद्ध उच्चारण ना कर रहा हो, तो ऐसे में हो सकता है कि उसके अशुद्ध उच्चारण के कारण भ्रामक संदेश पहुंच जाए। इसके विपरीत श्रोता के संदर्भ में भी हम यही बात देख सकते हैं। यदि किसी कारण से श्रोता की श्रवण इंद्रिय अर्थात कान ठीक से काम न कर रहे हों, तो हो सकता है कि वह पूरी बात को ठीक से सुन ना पाए या सुनकर समझ ना पाए, ग्रहण ना कर पाए। इसके विपरीत अगर हम लिखित संदेश की बात करें, तो मैं जिस लिपि में लिख रहा हूँ, यदि वह लिपि पाठक को पढ़नी नहीं आती, तो स्वाभाविक है कि वह उस संदेश को नहीं पढ़ पाएगा। तो ये भी एक तरह से बाधा बन जाती है। मैं मान लीजिए लिखने लगूं किसी अन्य लिपि में जो आपको नहीं आती हो, मान लीजिए मैं फ्रेंच लिख रहा हूँ, जर्मन लिख रहा हूँ या कोई और भाषा लिख रहा हूँ जिसकी लिपि आपको पढ़नी नहीं आती, मैं तमिल तेलुगु लिख रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे। यही स्थिति बोलने में भी है। जो भाषा मैं प्रयोग कर रहा हूँ वही भाषा श्रोता को या पाठक को भी आनी चाहिए, तभी वह उस संदेश को ग्रहण कर पाएगा, अन्यथा ये एक बाधक तत्व बन जाएगा। इसके बाद दूसरी बात यह आती है कि जो संदेश, जो कथ्य मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, वह आपके स्तर के अनुरूप अगर है, तभी आप उसको ग्रहण कर पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं अगर किसी 10 वर्ष के बच्चे को 20 वर्ष के बच्चे की सामग्री देने का प्रयास करूं, किसी 8वीं के बच्चे को बीए के पाठ्यक्रम पढ़ाने का प्रयास करूं, तो स्वाभाविक है कि वह उसको भाषा को भी जानता है, उस लिखे हुए को पढ़ भी सकता है, लेकिन चूंकि वह सामग्री उसकी स्तर से, उसके जो मानसिक स्तर है उससे ऊंची होगी, ऊपर होगी, इसलिए वह उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो संदेश है उसका स्तर जो है, उसका बौद्धिक या स्तर भी वक्ता और श्रोता का एक स्तर पर आ जाए, तभी उसको ग्रहण कर पाएंगे। इसी प्रकार अगर हम यंत्रों की बात करें, जैसे कि मैं इस समय इस संदेश को रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, यदि मेरे इस यंत्र में रिकॉर्डिंग का जो बिंदु है वह ठीक काम ना कर रहा हो, तो मेरी आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड नहीं होगी। या आप जब सुन रहे होंगे तो आपके इस यंत्र में अगर आपका जो सुनाने वाला हिस्सा है उसका वो ठीक काम ना कर रहा हो, उसमें कोई खड़खड़ की आवाज़ आ रही हो, किसी प्रकार की और बाधा आ रही हो, मान लीजिए आपका नेट काम नहीं कर रहा है, तब भी ये संदेश आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ये सब भी बाधक तत्व का काम करते हैं। और इस प्रकार संप्रेषण में कई प्रकार के बाधक तत्व हो सकते हैं, जो कि मौखिक और लिखित दोनों संप्रेषणों में लागू होते हैं। और इस संबंध में अन्य जानकारी आपको अगली वीडियो में दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।